सोनम वांगचुक कल को दूसरे अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे लद्दाख के? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वो तो डालना पड़ेगा, वोट भी तो चाहिए सरकार को। अरविंद केजरीवाल स्ट्रैटेजी है कि लोगों को डराओ और उनको अपने आर्ग्यूमेंट्स के फेवर में लेके आओ। कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो मूवमेंट से ना कोई भी चीज क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रक्ट हो सकती है। अगर आप देखोगे जो किसान आंदोलन हुआ था वो डिस्ट्रक्शन के लिए हुआ था कि भाई आपने जो कानून लेके आए हैं इस कानून को वापस करो, तो वो हो गया। लेकिन अब वो आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा, वो आंदोलन से पॉसिबल नहीं होगा, वो डायलॉग से होगा। तो संदीप, लद्दाख में 21 दिन की स्ट्राइक के बाद सोनम वांगचुक ने मार्च छेड़ दी अपनी बॉर्डर एरियाज पर। लद्दाख सेंसिटिव एरिया है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। चाइना क्लेम करता है लद्दाख हमारा है, तो क्या ये ठीक है कि आप मार्च कर रहे हो बॉर्डर एरिया पे? अगर आप बट मार्च करने से बॉर्डर की सिक्योरिटी को क्या प्रॉब्लम है? अगर बॉर्डर की सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम होगा, लद्दाख की सिक्योरिटी किसके हाथ में है? इट इज अंडर द हैंड्स ऑफ आईटीबीपी, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। आर्मी का भी वहाँ पर ह्यूज डिप्लॉयमेंट है। आर्मी आईटीबीपी की तरफ से अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं आया कि लोग जो है मार्च कर रहे हैं इस वजह से बॉर्डर की सिक्योरिटी को इफेक्ट हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, लद्दाख की पॉपुलेशन कितनी है? अगर आप देखो लद्दाख एरिया वाइज बहुत बड़ा स्टेट पार्ट है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन पॉपुलेशन इन फ्यू 2-3 lakhs की पॉपुलेशन है। तो इतने लोग तो जाके मार्च कर नहीं रहे जिससे कि बॉर्डर की सिक्योरिटी को इफेक्ट हो। और जस्ट बिकॉज की मार्च कर दिया, क्योंकि वो मार्च वॉयलेंट तो था नहीं, वहाँ पर हेट स्पीचेस नहीं थी, तो उसके बेसिस पर हम ये उनके मूवमेंट को नलिफाई नहीं कर सकते ना। तो ये तो आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं होना चाहिए। बट चाइना जो क्लेम करता है कि लद्दाख उनका पार्ट है और इंडिया का नहीं है, चाइना इस मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम पर उठाकर ये क्लेम कर सकता है कि भाई लद्दाख जो रीजन वो अपना बताते हैं, वो वहां खुद ही बोल रहे हैं, वो सेल्फ रूल चाहते हैं अपना, और वो इंडिया के अगेंस्ट है। तो उसको वो पोर्ट्रे ऐसा कर सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट एक सेल्फ इम्पोज्ड रूल चला रही है, जबकि लोकल पॉपुलेशन ये नहीं चाहती। नहीं, तो व्हाट डू यू थिंक कि लद्दाख के जो लोग हैं 2-3 लाख की वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो अपनी डिमांड चेंज करे? मतलब अगर गवर्नमेंट का एक ओपिनियन है और एक ओपिनियन वहाँ के लोगों का है, तो लोगों को अपना ओपिनियन चेंज करना चाहिए, या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशनली भी कि वो लोगों की बात माने? इसी को तो डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। अगर आप लोगों की नहीं सुनोगे तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की? अब आपकी बात को मैं कनेक्ट करूंगा, क्या ये लोगों की अपील है या सिर्फ एक पर्सन अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाकर इसको जबरदस्ती एक मुद्दा बना रहा है कि जबरदस्ती एक डिमांड बनाई जा रही है? क्योंकि ये डिमांड पहले हो सकती है, थी नहीं थी, बट अब ये काफी मुखर होकर आ रही है और सिर्फ एक पर्सन इसको लीड कर रहा है। ऐसा क्यों है कि वहां के जो लोकल लीडर्स हैं, या फॉर दैट मैटर जो वहां के एमपी हैं, जो इतना फेयर स्पीच दी उन्होंने पार्लियामेंट में, वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, और बोल भी रहे हैं तो वो ना तो फेवर में है ना अगेंस्ट में, ना ऐसी कोई बड़ी स्पीच आई उनकी। भारत के संविधान में ये 6 शेड्यूल है जिसमें लद्दाख बिल्कुल सही बैठता है। सोनम वांगचुक 5 दिन से अनशन पर बैठे हैं। नमस्कार, सलाम। उसके पीछे कुछ मांगे हैं, खास तौर पर लद्दाख को लेकर। कुछ लोग अनशन का ड्रामा कर रहे हैं। आई एम अंडर हाउस अरेस्ट। सब लोकल पुलिस के हैं, लद्दाख पुलिस के, देखते हैं क्या कहेंगे। लद्दाख में 95% जनजातीय आबादी। लेकिन ये भी सही है कि लद्दाख की लगभग सारी जनजातियां या तो बौद्ध हैं या मुसलमान हैं, वो उतनी कटी हुई नहीं है बाकी समाज से। नहीं, एक्चुअली इस पे थोड़ा सा ओपिनियन डिफर हो सकता है, क्योंकि जो आप एमपी की बात कर रहे हो वो रूलिंग पार्टी के हैं, तो ऑब्वियसली ही कैन नॉट गो अगेंस्ट हिज ओन पार्टी। ठीक है, ये बात सही है कि सोनम वांगचुक जो है वो फ्रंट फेस है पूरे मूवमेंट का, बट लद्दाख जैसी पॉपुलेशन, जहाँ इतनी छोटी पॉपुलेशन है, और क्योंकि सोनम वांगचुक एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको रिकॉग्निशन ऑल ओवर द इंडिया है, तो अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो इस मूवमेंट को ज्यादा पुश मिलता है, ये मास रीच पहुंचता है। तो अगर सोनम वांगचुक जैसे लोग अगर इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या है?
ये तो मूवमेंट में जो बात कह रहे हैं उनकी डिमांड्स जस्टिफाइड है कि नहीं है उस पर जज होना चाहिए ना। सोनम वांगचुक अगर कोई डिमांड कर रहे हैं, उनका खुद का कैरेक्टर काफी क्लीन है, वो एनवायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने क्लाइमेट के लिए काफी काम किया है, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सोनम वांगचुक कल को दूसरे अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे लद्दाख के? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इट विल बी डिसाइडेड, फ्यूचर विल टेल, टाइम विल टेल कि क्या होगा। हाँ, ये डेफिनेटली हो सकता है कि सोनम वांगचुक जिस तरीके से अपने मूवमेंट्स में स्पीचेस दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रही? अगर ऐसा ही होता रहा और लद्दाख के लोगों के अरमानों को दबाया गया, संरक्षण के वादों को तोड़ा गया, तो मुझे डर है। मुझे डर ये नहीं है कि यहाँ के लोग भड़क जाएंगे और देशद्रोही बन जाएंगे। मुझे डर ये है कि यहाँ के लोग दिल्ली और मुंबई के साधारण नागरिकों जैसे बन जाएंगे। दिल्ली और मुंबई में यूँ तो बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, मगर ज़्यादातर लोग देश के लिए तो कुछ नहीं करते, अपने लिए बहुत करते हैं। कभी युद्ध हो तो ये सोच के चैन की नींद सोते हैं कि सीमा पर सैनिक संभाल लेंगे, खुद कुछ नहीं करते। वो काफी हद तक कई सारी स्पीचेस हैं जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और कुछ जैसे उन्होंने अग्निवीर के बारे में बोला कि अग्निवीर स्कीम जो गवर्नमेंट लेके आई है ये बिल्कुल अगेंस्ट है यूथ के, और खास तौर पे जो गोरखा रेजिमेंट में जो गोरखा लोग जुड़ते थे वो अब चाइना की आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके की चीज़ें ये पब्लिसिटी के लिए अच्छी हो सकती है, बट ये मूवमेंट को ख़राब करती है और उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन में डालती है। और सोनम वांगचुक जैसे लोगों को इस तरीके के सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही इशू होता तो फिर आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन में चेंजेस किए, जो कि खुद एक ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने ये स्कीम इम्प्लीमेंट करी है। तो ये चीज़ें तो बेकार की बातें हैं। और हाँ, ये आप कह सकते हो कि इनिशियली इससे पब्लिसिटी मिलती है, और कहीं ना कहीं ये वही स्ट्रेटेजी है जो अरविंद केजरीवाल ने यूज करी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर। तो इस तरीके की बात हो सकती है, टाइम विल टेल। देखो, अब सोनम वांगचुक समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो प्रोटेस्ट का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। वो क्यों नहीं दिल्ली आते हैं, सेंट्रल लीडरशिप से बात करने की कोशिश करते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए, बात कीजिए, सभी फोरम्स खुले हुए हैं, ऐसा तो है नहीं उनसे बात नहीं करेगा कोई, ही इज अ रिनाउंड पर्सन, राइट? तो ऐसा क्यों नहीं वो कर रहे, सिर्फ प्रोटेस्ट ही होगा ये सब कुछ? हाँ, मतलब मेरा इस चीज को लेके ओपिनियन ये है कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो मूवमेंट से ना कोई भी चीज क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रक्ट हो सकती है। अगर आप लेटेस्ट एग्जांपल लो अरविंद केजरीवाल का इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, अन्ना हजारे के नेतृत्व में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, बट आंदोलन से डिस्ट्रक्शन हो सकता है। आप कोई चीज आपको रिमूव करनी है, हटानी है, वो पॉसिबल है, लेकिन कुछ क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने जन लोकपाल के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, क्या देश में जन लोकपाल उस तरीके से एस्टैब्लिश हो गया जो था? नहीं। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आप देखोगे, जो किसान आंदोलन हुआ था वो डिस्ट्रक्शन के लिए हुआ था कि भाई आपने जो कानून लेके आए इस कानून को वापस करो, तो वो हो गया। लेकिन अब वो आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा, वो आंदोलन से पॉसिबल नहीं होगा, वो डायलॉग से होगा। और इनकी जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन में 6th शेड्यूल में आने की, that is primarily basically for असम रीजन। जब अगर हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट देखें तो असम के लोगों के लिए लाया गया था कि असम में जो ट्राइबल एरियाज हैं, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब असम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया तब वहाँ के लोगों के अंदर एक सेपरेशन की भावना थी, तो उसको केटर करने के लिए ये लाया गया। सिमिलर जगह पर और भी थी, तो वहाँ पर आर्टिकल 371A नागालैंड के लिए लाया गया, 370 प्रोविजन जेएनके के लिए लाया गया, लेकिन ये जस्टिफाइड तो कुछ हद तक नहीं लगता है। तो शेड्यूल 6 जिसमें 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, करेक्ट। सिर्फ 6 शेड्यूल की जो डिमांड की जा रही है, इसके अलावा एक 5th शेड्यूल भी है जो ट्राइबल रीजन्स के लिए बना है, करेक्ट। कुछ सिमिलर सी प्रोविजंस हैं। हाँ, इस बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगर आप नोटिस करोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 244 है वही 5th और 6th शेड्यूल की बात करता है। 5th शेड्यूल में बाकी ट्राइब्स आती है। अच्छा, ये बताओ इंडिया में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किस स्टेट में है?
मध्य प्रदेश 2011 का सेंसस है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में। क्या मध्य प्रदेश ने कभी ऐसी डिमांड रेज करी? अभी तक तो नहीं। और जो अगर हम लद्दाख की बात मान लेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, उड़ीसा में भी पॉपुलेशन है। तो फिर सारी स्टेट 6th शेड्यूल की डिमांड करेंगी तो फिर 5th शेड्यूल का पर्पस खत्म हो जाएगा। सही बात। करेक्ट। तो इस नजरिए से कॉन्स्टिट्यूशनली ये इतना ज्यादा रेलिवेंट मुद्दा है नहीं, क्योंकि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो सिर्फ लद्दाख के बारे में नहीं, फिर बाकी जगहों से भी ये डिमांड आएंगी और आपको सारी डिमांड्स फिर लेनी पड़ेगी। इट विल सेट अ प्रेसिडेंस बेसिकली। ऐसा ही एक प्रोटेस्ट पहले भी हुआ था, उसके बाद एक कमेटी बैठी थी मिनिस्टर होम अफेयर्स की। होम अफेयर्स की मिनिस्टर ने एक हाई लेवल कमेटी करके बोला था कि भाई हम कुछ वादे आपके पूरे करेंगे। कुछ वादे किए भी, 6th शेड्यूल का नहीं किया, तो कुछ सोच समझ के नहीं किया होगा। हाँ, लेकिन वोट पाने के लिए मैनिफेस्टो में तो डाला, वो तो डालना पड़ेगा। वोट भी तो चाहिए सरकार को। नहीं, बट ये जो अगर आप देखोगे सोनम वांगचुक का पूरा स्टेटमेंट या उनका जो क्लेम है 6th शेड्यूल को लेके, तो मैनिफेस्टो लेके आ जाते हैं बीजेपी का। तो ये बात शुरुआत ही वहीं से होती है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसे डाला था और उसी को बेस मान के अपना राइट क्लेम कर रहे हैं। बट क्योंकि अब वहां पर यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, स्टेट वहां पर है नहीं, उनको डिमांड करना चाहिए कि उनको 5th शेड्यूल मिले। 5th शेड्यूल के अंदर भी काफी राइट्स अवेलेबल है ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आज सारी ट्राइबल पॉपुलेशन परेशान होती, जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बल्कि वहाँ पर मैं तो ये कहूँगा कि लद्दाख से ज़्यादा सेंसिटिव ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं। और लद्दाख तो काफ़ी फ्लरिश भी किया है यूनियन टेरिटरी के बाद भी, क्योंकि टूरिज़्म वहाँ पर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और काफ़ी सारे नए इंडस्ट्रीज़ भी आने वाले टाइम में जो कि अर्थ मिनरल्स से रिलेटेड है, वो वहाँ पर अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकती है। तो लोकल पॉपुलेशन को ये एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एट दी एंड। सोनम वांगचुक का ये कहना कि बॉर्डर एरियाज पर जो लैंड है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दी जा रही है, सिर्फ एक पर्सन को, तो क्या वो कांग्रेस की तरह एक पर्सन को टारगेट नहीं कर रहे हैं? नहीं, बट उन्होंने किसी पर्सन का नाम नहीं लिया और ऐसा कोई लीगल एविडेंस भी वो लेके नहीं आए। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है एक तरीके से अरविंद केजरीवाल स्ट्रैटेजी है कि लोगों को डराओ और उनको अपने आर्ग्यूमेंट्स के फेवर में लेके आओ। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, वो क्यों नहीं इस मुद्दे को उठा रही है? वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रही इसको? करेक्ट। हाँ, अगर आप देखो तो भारत जोड़ो यात्रा, इट वाज द बिगेस्ट राहुल गांधी भी गए थे रिसेंटली बाइक राइड के लिए। करेक्ट। तो ये बात निकल के नहीं आई, और ये रिसेंटली जब सोनम वांगचुक ने अपनी हंगर स्ट्राइक कर दी, हंगर स्ट्राइक करना आई थिंक बहुत जल्दबाजी था। ही कुड हैव वेट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायलॉग भी शुरू किया था, एक कमेटी भी फॉर्म करी थी और दिसंबर में ही वो कमेटी आई गेस फॉर्म हुई थी और उसकी कुछ मीटिंग्स भी शेड्यूल हुई थी। तो बहुत जल्दी और बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप ये लिया गया, बल्कि सोनम वांगचुक उस कमेटी का मेंबर भी नहीं थे। स्टिल उनकी तरफ से अपफ्रंट आके एक तरीके से बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया गया। क्या टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं है इलेक्शन से जस्ट पहले? करेक्ट है, क्योंकि जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हो गए तो उसके बाद लोकसभा जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। आप कोई बिल प्रेजेंट ही नहीं कर सकते और ना ही जो गवर्नमेंट है वो कोई प्रॉमिस आपको कर सकती बिल्कुल है, सही बात। नहीं कर सकती है। तो इस हंगर स्ट्राइक का कोई मतलब रह नहीं जाता। तो इट इज बेसिकली ए टैक्टिक ताकि लोगों की पब्लिसिटी अपनी तरफ की जाए। क्या 6th शेड्यूल से वहाँ के लोगों को सच में फायदा हो सकता है? देखिए, 6th शेड्यूल जो है वो कहता है कि आपकी ऑटोनॉमस काउंसिल बॉडीज बनेंगी जिसके इलेक्शंस होंगे। तो अल्टीमेटली आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ही आ रहे हैं, और बट 6th शेड्यूल में जो बॉडीज बनेंगी वो पूरे लद्दाख को गवर्न नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे असम में भी या मिजोरम में भी जो 6th शेड्यूल है तो पर्टिकुलर एरियाज पर अप्लाई होता है, ठीक है। और गवर्नर विल डिसाइड कि भाई कौन सा एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में आता है, तो उनका जो राइट होगा उस शेड्यूल्ड ट्राइब के तक ही होगा।
पूरा लद्दाख तो शेड्यूल मतलब 6 शेड्यूल में आके पूरे लद्दाख तो शेड्यूल ट्राइब का एरिया नहीं हो सकता। ऐसे में दिस विल क्रिएट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल और बिटवीन 2 ट्राइब्स इन अ सोसाइटी, जैसे आपने मणिपुर में देखा। तो लोग क्या होंगे, लोग जो एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में आ जाएगा उनको सर्टेन बेनिफिट्स मिलेंगे, जो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी से बाहर होंगे वो अपने आप को निगलेक्टेड फील करेंगे, सोसाइटी में सेपरेशन बढ़ेगा और इस तरीके से मतलब कह सकते हैं कि सोसाइटी का डिसरप्शन हो जाएगा। और ये जो बात है कि क्लाइमेट को नुकसान हो रहा है, देखो लद्दाख बॉर्डर स्टेट है और बीइंग अ बॉर्डर स्टेट जब हम बात करते हैं कि सर्वाइवल की, तो आपके लिए सर्वाइवल बड़ा है या आपके लिए एनवायरनमेंट बड़ा है? सर्वाइवल ऑब्वियसली एनवायरनमेंट से ऊपर ही रहेगा, राइट, हमेशा। तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिबेट है कि हमें क्लाइमेट को बचाना, डेफिनेटली क्लाइमेट को बचाना है, गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ पॉलिसीज लेवल पर भी काम हो रहा है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल, राइट। हाँ, अगर आप देखो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में एक एडवोकेट थे MC मेहता, तो ही हैज डन इनॉर्मस वर्क और बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया। लैंडमार्क जजमेंट्स MC मेहता के नाम पर हैं, जो भी बड़े एनवायरमेंटल इश्यूज थे, रिवर्स को लेके, माउंटेन एरियाज को लेके, भोपाल गैस, मतलब अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो MC मेहता का नाम आई थिंक सबसे रिनोन्ड है। नो वन कैन टच द वर्क दैट ही हैज डन। कानपुर टेनरी केस, उनका ताजमहल ट्रेपेजियम केस, दैट इज द एक्चुअल वर्क ही हैज डन और उससे एक्चुअल इंपैक्ट क्रिएट हुआ। सिमिलरली आप एनवायरनमेंट के लिए काम कर सकते हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट के भी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो अपने लेवल पर आप काम कर सकते हो, उसके लिए आपको इंडिया बीइंग सिग्नेटरी टू द पेरिस कन्वेंशन, हमने तो कमिट भी किया है इंटरनेशनल फोरम पे कि हम अपना एमिशन कम करेंगे, ग्लोबल एमिशन। करेक्ट, और ये इंडिया का टारगेट भी है कि हम नेट जीरो जल्दी हो जाएंगे और बहुत सारे PSUs को ये टारगेट मिला भी है और क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अगर आप देखो जिस तरीके से हाइड्रोजन बेस्ड कार्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी ही एक सॉल्यूशन है जिस वजह से हमारा क्लाइमेट सेव हो सकता है। एक सस्टेनेबल सिस्टम हम डेवलप कर लें कि जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाए, सर्वाइवल भी बचा रहे और एनवायरनमेंट भी ठीक ठाक रहे। करेक्ट, और मिनरल्स का यूज डेफिनेटली हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एनवायरनमेंट की बात करें और हम कहें कि हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इस अर्थ के अंदर और मतलब काफ़ी मिनरल्स हैं, वी हैव टू यूज इट बट इन अ सस्टेनेबल मैनर। और अगर आप देखोगे क्या जिन स्टेट्स में 6th शेड्यूल है, क्या वो बहुत फ्लरिश कर रही है? डू यू थिंक कि त्रिपुरा बहुत फ्लरिश कर रहा है, मिजोरम बहुत फ्लरिश कर रहा है? अल्टीमेटली स्टिल दे आर नॉट इन द टॉप स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट? तो 6th शेड्यूल इज नॉट द राइट सॉल्यूशन फॉर लद्दाख। बेटर ये कि वो क्लेम करें कि उनको एक 5th शेड्यूल मिले, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल मिले। और जो ये बात है ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को दुश्मन समझना गलत है, क्योंकि इंडस्ट्री ही एक तरीका है जिससे हमारी सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आएगा वो इंडस्ट्री की तरफ से ही आएगा, और कहाँ से आएगा? और हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनना है अगले 5 साल। करेक्ट, उसके लिए भी अब बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के, बिना बिजनेस के पॉसिबल तो नहीं। करेक्ट, तो अगर हम अपने बॉर्डर एरियाज को में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लाएंगे और अगर हम वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो इस तरीके से हमारी नेशनल सिक्योरिटी हार्म होगी। ये बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है कि आप बॉर्डर एरियाज को अनटच करो, इंफ्रास्ट्रक्चर मत लेके आओ, वहाँ पर प्रोग्रेस मत करो। बट द पॉलिसी इज चेंजिंग, लोग भी ये बात समझ चुके हैं, दुनिया समझ चुकी है। चाइना को देख लो आप, चाइना सारे बॉर्डर एरियाज में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज लगा रहा है, गांव बसा रहा है लिटरली, और ताकि लोग वहां पर रहें, इंडस्ट्रीज फ्लरिश हो और ताकि कनेक्टिविटी भी बढ़े। करेक्ट, तो इस तरीके से अगर हम वो ऑटोनोमस बॉडीज बना दी जाएंगी तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अगर किसी शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया से फ्लाईओवर बनाना है, मतलब टनल बनानी है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई हाईवे बनाना है, दे हैव टू टेक देयर परमिशन। अभी भी कितनी मुश्किल होती है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना है, और भी चीजें हैं, कोई कॉरिडोर को नहीं खराब कर दे। करेक्ट, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है हमें उसे और कैसे बेहतर बनाएं, ठीक है, उस डायरेक्शन में काम होना चाहिए, ना कि हम इस व्यवस्था को खत्म करके और एक नई व्यवस्था लेके आए। 6th शेड्यूल बाय
अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिस्कशन भी देखेंगे, इसका सोल ऑब्जेक्टिव था टू सर्व बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हु आर फीलिंग निग्लेक्टेड। बल्कि लद्दाख के साथ ऐसा नहीं है। लद्दाख हैज एंजॉयड द प्रिविलेजेस ऑफ आर्टिकल 370 एज यू नो। और ये क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अभी तक इम्प्लाई नहीं हुआ है। मान लीजिए सिक्स शेड्यूल दे भी देते हैं, उसके बाद जो लोकल बॉडीज जो बनती है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, काउंसिल लेवल पे, क्या वो आपस में लड़ झगड़ कर वही चीज जो ये सोच रहे हैं कि हम बना लेंगे अपने लिए लॉस, क्या वो ना बना पाए और उससे स्टेट को नुकसान हो जाए? स्टेट को नुकसान हो सकता है। क्या इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर आपको इंडस्ट्री से इतना ही प्रॉब्लम है, क्या वो इंडस्ट्रियलिस्ट उन लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता जो उस काउंसिल में? फिर पर्पस क्या रह गया? क्योंकि उस काउंसिल को एक पर्टिकुलर एरिया ही मिलेगा, पूरा लद्दाख नहीं मिलेगा, राइट? और प्रॉब्लम सोसाइटी के बीच होगी, क्योंकि लोग चाहेंगे कि वो उस शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज लें, उसके अंदर एंटर कर जाए किसी तरीके से, ताकि उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिले। फिर इससे बेटर तो यही था कि वो डिमांड करते कि उन्हें यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ मिले, जैसा कि पुडुचेरी के साथ है, जैसा कि दिल्ली के साथ है। दैट वाज अ मच बेटर डिमांड। या फिर वो ये डिमांड भी कर सकते कि भाई यहाँ पर आप म्युनिसिपैलिटीज बना दो, लद्दाख की एक, लेह की एक, और कारगिल एरिया की एक, और जो भी सेक्टर्स हैं। चंडीगढ़ में कैसा स्ट्रक्चर है? ऐसे ही है म्युनिसिपैलिटीज, राइट? मेयर के चुनाव होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज बना लो और अपना लोकल जो छोटे मोटे मुद्दे हैं जैसे कि सीवेज, वाटर ट्रीटमेंट, जो भी मतलब छोटे मुद्दे हैं या लोकल मुद्दे हैं, उनको आप अपने उसमें रखो, कंट्रोल में। बाकी जो बॉर्डर एरियाज के हैं या इंडस्ट्रीज के हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना या जो भी सरकार को लगे या सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगे वो कर ले। तो आज का डिस्कशन था लद्दाख के 6th शेड्यूल की डिमांड के बारे में। हमने लीगल पर्सपेक्टिव समझने की और समझाने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको हमारा लीगल ओपिनियन पोल का ये सेगमेंट पसंद आया होगा, और उम्मीद है कि आप इसको सपोर्ट करेंगे। अपना लीगल ओपिनियन 6th शेड्यूल के बारे में ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पर हम एक नए लीगल इशू के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू अविनाश। थैंक यू संदीप। चर्चा जारी रहेगी।